हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 ऑफ फंडिंग विच इज़ सिक्योरिटाइजेशन। तो देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सिक्योरिटाइजेशन होता क्या है। वो कह रहे हैं ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इनटू सिक्योरिटीज़, कि हम फाइनेंशियल एसेट जो भी होते हैं उन्हें सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। इन अदर वर्ड्स सिक्योरिटाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ pooling and repackaging of homogeneous illiquid assets into marketable security that can be sold to investors। यानी कि हम एक प्रोसेस है सिक्योरिटाइजेशन जिसमें हम पूलिंग एंड रीपैकेजिंग करते हैं किसका, इलिक्विड एसेट्स का। इलिक्विड एसेट मतलब जो हमारे लिए एकदम कोने में कबाड़ पड़ा है बेसिकली, अगर मैं बोलना चाहूँ तो हमारे लिए अभी ये एसेट्स कहीं नहीं बिक सकते ना कुछ हो सकता है, ये बस पड़े हैं। हम ऐसे एसेट्स को इस तरीके से कुछ रीपैकेजिंग करते हैं, इस तरीके से उनको पूलिंग करते हैं कि हम आगे उन्हें मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में निकाल सकें और उस सिक्योरिटीज़ को हम इन्वेस्टर्स को बेच सकें। ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है कि लेट्स से यहाँ पे एक बैंक है। ठीक है, ये हमारा बैंक हो गया मान लीजिए। बैंक ने क्या करा, लोगों को लोन दिया और लोगों से उसके लोन के बदले में कुछ एसेट ले लिए, मॉर्टगेज ले लिया, उनके घर किराए पर मतलब रखवा लिए। ठीक है। अब बैंक क्या करेगा, अपनी एक अलग एंटिटी बनाएगा, क्योंकि बैंक अपनी बैलेंस शीट में ये सारी चीज़ें नहीं दिखाना चाहता, इसलिए बैंक एक अलग एंटिटी बनाएगा जिसका नाम वो रख देगा SPDE। SPDE, ये देखिए SPDE। SPDE की फुल फॉर्म क्या होती है, स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी। ठीक है। बैंक वो बनाएगा और उसको अपनी ये सारे जो मॉर्टगेज आए ना ये उसको बेच देगा। अब बैंक ने ये सारी चीज़ उसको बेच दी, लेकिन अभी तक उसने पैसा नहीं दिया। वो क्या करेगी, वो इन्वेस्टमेंट बैंकर की मदद से SPDE पब्लिक में आगे कुछ डेट सिक्योरिटीज़ इशू करेगी और पब्लिक को बोलेगी कि ये जो मेरे पे एसेट पड़े हैं ये आप लोगों की सिक्योरिटी हो गई। मतलब ये कि ये लोग जो यहाँ पे जिन्होंने लोन लिया है वो बैंक को लोन का इंटरेस्ट पे करेंगे। उस इंटरेस्ट से जो SPDE है वो आगे इन इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट पे कर देगी उन डेट सिक्योरिटीज़ पे जो उसने आगे इशू करी हैं। अब जब एंड में ये लोग लोन पे करेंगे, ये लोग भी रीपेमेंट कर देंगे। ठीक है, ये एक साइकिल चलती रहेगी। इससे होगा क्या कि जो बैंक के पास सिक्योरिटीज़ आ रही हैं वो उन्हें उन सिक्योरिटीज़ की मदद से दोबारा से पैसे भी रेस कर पा रहा है और एक कैश फ्लो को चालू रख पा रहा है। ठीक है, कैश फ्लो उसका रुक नहीं रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं वगैरह स्टेप्स इन्वॉल्व क्या हैं। वगैरह 4 स्टेप्स हैं इसमें। सबसे पहला SPDE को क्रिएट करोगे और वो टाइटल होल्ड करेगी एसेट का। यहाँ पे बैंक ने SPDE को बनाया और उसके पास ये सारे एसेट्स का टाइटल दे दिया। ठीक है। सेकंड चीज़ ये हो गया हमारा स्टेप 1। सॉरी मेरा पेन थोड़ा अच्छा नहीं है। सेकंड चीज़, ओरिजिनेटर जो है वो एसेट सेल कर देगा SPDE को। अब ये जो बैंक है इसके 2 नाम आ जाते हैं यहाँ पे, एक तो ओरिजिनेटर आ रहा है, आगे जाके इसका दूसरा नाम भी आ जाता है। अभी आप ओरिजिनेटर याद रखिए। ओरिजिनेटर ने उनका टाइटल भी दे दिया और एसेट भी सेल कर दिया SPDE को। ठीक है, दोनों चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, SPDE विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर इशू कर देगी सिक्योरिटीज़। मैंने आपको बताया था कि ये इन्वेस्टमेंट बैंकर की हेल्प से सिक्योरिटीज़ को इशू करता है आगे। ठीक है। चौथी, SPDE पेज टू द ओरिजिनेटर विद एसेट्स विद प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। सॉरी यहाँ पे 2 बार विद नहीं आएगा। ठीक है। अब देखो वो ये बोल रहे हैं कि जो SPDE है इनने आगे इन्वेस्टर्स को इशू तो कर दी सिक्योरिटीज़। ठीक है, और इन्होंने उनसे पैसे भी ले लिए। अब वो इस पैसे से इसका लोन रीपे कर देगी पहले। ठीक है, इसका लोन रीपे हो गया। अब ये एसेट्स इसी की होगा बेसिकली। अब इनसे जब पैसा आएगा वो डायरेक्ट इसको आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी पॉसिबल है। अब इसमें आगे देखते हैं। वो कह रहा है पार्टीज़ इन्वॉल्व कौन सी है। कह रहा सबसे पहला तो भैया देखो 2 तरीके की है, एक तो प्राइमरी पार्टीज़ है, एक अदर पार्टीज़ हैं। ठीक है, प्राइमरी पार्टीज़ कौन सी हैं। सबसे पहला है ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर हो गया वो बैंक जिसने पूरा ये चीज़ को ओरिजिनेट किया है। सेकंड SPV या SPDE, दोनों नाम है इसके। SPV हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल को, और SPDE इसके लिए हमने स्पेसिफिक नाम रख दिया है स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। थर्ड जो है वो है इन्वेस्टर्स। ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स को हम आगे सिक्योरिटीज़ इशू कर रहे हैं तो इन्वेस्टर्स तो आएंगे ही। ठीक है। अदर पार्टीज़ में कौन कौन से हैं। सबसे पहला ऑब्लिगेटर।
ऑब्लिगेटर कौन हो गया? वो एसपीडी, ठीक है, वो ऑब्लिगेटर है। सेकेंड है रेटिंग एजेंसीज। रेटिंग एजेंसीज का यहाँ पे क्या रोल है, हम आगे देखेंगे कि जब भी हम ये सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं पब्लिक को तो हमें क्रेडिट रेटिंग करानी होती है, उसके बाद ही हम कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक रेटिंग एजेंसी क्रेडिट रेटिंग है, CRAs, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक है। थर्ड आता है एडमिनिस्ट्रेटर। अब आप इतना बड़ा काम कर रहे हो तो आपके पास कुछ एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, कुछ ट्रस्टीज़ होंगे, तो यहाँ पे उस एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर रहे हैं। ये गाइस मैंने आपके लिए ICSI का मॉड्यूल खोला है, चैप्टर नंबर 12। इसमें सिक्योरिटाइजेशन में इन्होंने सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस को एक चार्ट में समझा रखा है। तो अब हम वही चार्ट में देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पे एक ओरिजिनेटर होता है। ओरिजिनेटर वो बैंक होता है जिसने ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया होता है, जो ओरिजिनेट करता है इस चीज़ को, ठीक है। वो क्या करेगा, वो एक SPDE बनाएगा। SPDE SPV दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, बट आप प्रेफर करना कि पेपर में SPDE लिखें, SPV ना लिखें, ठीक है। वो SPDE आगे क्या करेगी, सबसे पहले तो वो एक एसेट से ले लेगी, ठीक है। उसके बाद वो आगे इन्वेस्टर्स को इशू कर देगी सिक्योरिटीज़, और इन्वेस्टर्स को बोलेगी ये जो एसेट है ना हमारे पे, यही हमारे आपके लिए सिक्योरिटीज़ रहेगी, यही आपके लिए सिक्योरिटी रहेगा, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टर्स सब्सक्राइब करेंगे सिक्योरिटीज़ को, इनको पैसा दे देंगे। वो जो पैसा इन पे आएगा वो इन्हें कंसिडरेशन पे करना पड़ेगा वापस ओरिजिनेटर को। ऑब्लाइजर्स कौन होते हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग में लोन लिया होता है और इंटरेस्ट पे करते हैं, वो ऑब्लाइजर हैं, ठीक है। अब जब इन्होंने SPV ने ये सारा प्रोसेस किया तो उन्हें क्रेडिट रेटिंग भी करानी पड़ती है और एक स्ट्रक्चर भी फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर ही बेसिकली वो उन्हें फॉलो करना पड़ता है। अब हम वापस देखते हैं अपने नोट्स पे। ठीक है, वी वर हियर नाउ। Our next topic is issue and listing of SDI and Security Receipts Regulation 2008। इसमें क्या है, सबसे पहले वो कहते हैं कि इसकी एप्लीकेबिलिटी किस पे है, किस किस पे ये रेगुलेशन एप्लीकेबल है। तो देखते हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि आपकी ये रेगुलेशन एप्लीकेबल है पब्लिक ऑफर ऑफ SPDE या SDI, ठीक है। पब्लिक ऑफर ऑफ SDI, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट का पब्लिक ऑफर उस पर एप्लीकेबल है। सेकंड, लिस्टिंग ऑफ SDI ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, जब आप स्टॉक एक्सचेंज पे अपनी SDI को लिस्ट करने जाओगे तब उस पर एप्लीकेबल है। थर्ड थिंग, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट्स टू क्वालिफाइड बायर्स ऑन RSC। यहाँ पे पब्लिक क्यों नहीं बोला, अभी हम आगे देखेंगे, क्या पता पब्लिक को इशू ही ना होते हो, इस वजह से सिर्फ QIP बोला है, क्या पता ये सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट पे इशू होते हो, ठीक है। सेकंड चीज़, एलिजिबिलिटी, कह रहा आपके ऊपर मान लीजिए हमने एप्लीकेबल कर रखी है तो आप एलिजिबल कब होंगे, आप कब इसमें फंसेंगे। वो कह रहा देखो, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर SPDI, आपने जो भी SDI को इशू करने का करा वो SPDI के हिसाब से करा है, कॉन्स्टिट्यूट उस हिसाब से। ऑल द ट्रस्टीज़ आर रजिस्टर्ड विद सेबी के साथ आपके ट्रस्टीज़ रजिस्टर होने चाहिए, तभी आप एप्लीकेबल हो जाएंगे, एलिजिबल हो पाएंगे इशू करने के। थर्ड चीज़, इट कंप्लाइज विद ऑल एप्लीकेबल प्रोविज़न। एप्लीकेबल प्रोविज़न किस चीज़ के, हर एक चीज़ के, सेबी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, कंपनी लॉ, हर एक लॉ, ठीक है। आप सबसे कंप्लाई कर रहे हो, हाँ जी कर रहे हैं। आपके जो भी ट्रस्टी हैं वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, हाँ जी ट्रस्टी रजिस्टर्ड है। और जो भी आप कॉन्स्टिट्यूट हो वो आप SPDI की तरह कॉन्स्टिट्यूट हो, आप डायरेक्ट ऑब्लाइजर नहीं कर रहा है, हाँ जी ऑब्लाइजर नहीं कर रहा है, हम कर रहे हैं, SPDI कर रहा है, ठीक है। तो आप इस रेगुलेशन में फॉलो कर सकते हो, आप पब्लिक को इशू कर सकते हो। नाउ, किन किन लोगों को ट्रस्टी की तरह रजिस्ट्रेशन कराना नेसेसरी नहीं है। एंड सेकेंड चीज़, जिसे कराना नेसेसरी है वो क्या कंडीशंस फुलफिल करेगा कि वो ट्रस्टी की तरह रजिस्टर हो जाए, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है। सबसे पहला, किन किन को नहीं कराना, ये तो एक लिस्ट है, हमें बस वो याद करनी है, बहुत ईजी है। सबसे पहला, अगर कोई बंदा डिबेंचर ट्रस्टी की तरह रजिस्टर्ड है डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन में, तो उसे नहीं कराना दोबारा, ठीक है, बहुत सिंपल। सेकेंड चीज़, कोई पर्सन है जो कि सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरह रजिस्टर्ड है अंडर सरफासे। सरफासे की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। आप इसकी तरह इसके अंडर में रजिस्टर्ड हैं तब भी आपको नहीं चाहिए, डिबेंचर ट्रस्टी की तरह रजिस्टर्ड है तब भी आपको नहीं चाहिए। आप नेशनल हाउसिंग बैंक हैं
और आप नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं तो भी आपको दोबारा से नहीं कराना। आप नाबार्ड हो अंडर नाबार्ड एक्ट तब भी आपको नहीं कराना। आप शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो तब भी आपको नहीं कराना। आप पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो तब भी आपको दोबारा नहीं कराना, या एनी अदर में भी स्पेसिफाइड तब भी आपको नहीं कराना। ठीक है, इसके बाद आते हैं, अगर बाई चांस आपको कराना पड़ गया, आप ऊपर में से कोई नहीं है लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको ट्रस्टी बनना है, तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? कह रहे सबसे पहला तो आपकी नेटवर्थ 2 करोड़ होनी चाहिए। 2 करोड़ से नीचे नेटवर्थ है आप नहीं बन सकते। सेकंड चीज़, आपके पास एम्प्लॉयमेंट में होने चाहिए 2 पर्सन जिनके बीच में कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है। नेक्स्ट इज़ लॉन्चिंग ऑफ स्कीम। लॉन्चिंग ऑफ स्कीम में क्या है? कह रहा है SPDE में इशू SGI इन अकॉर्डेंस विद दीज रेगुलेशंस। आप इन रेगुलेशन के हिसाब से इशू कर सकते हो। ठीक है। अगर आपकी मल्टीपल स्कीम है तो SPDE को मेंटेन करनी है सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट अकाउंट। ठीक है। और कमिंगल नहीं होना देना है दोनों के बीच में, किस किस के बीच में, एसेट पूल के बीच में, रियलाइजेशन के बीच में, या किसी भी और चीज़ के बीच में आपको कमिंगल नहीं होना। कमिंगल का मतलब मिक्सअप नहीं होना चाहिए आपका। 2 स्कीम मेंटेन कर रहे हो, सबके अकाउंट सेपरेट रखो, मिक्सअप मत होने देना। थर्ड पॉइंट, SPDE या ट्रस्टी दोनों को इंश्योर करना है कि रियलाइजेशन ऑफ डेट एंड रिसीवेबल आर करेक्टली अप्लाइड टूवर्ड्स रिडम्पशन ऑफ SDI। वो किसी और जगह पे यूज़ नहीं हो रहे हैं, सिर्फ रिडम्पशन के लिए यूज़ होंगे। ठीक है। या फिर टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ रिटर्न ऑन सच इन्वेस्टमेंट, उस लिए यूज़ हो सकते हैं। तो जो भी आपका पैसा आ रहा है, रिसीवेबल है या आपके रियलाइजेशन ऑफ डेट है, वो या तो आप रिडम्पशन के लिए रखो या इंटरेस्ट पेमेंट के लिए रखो। थर्ड पॉइंट, टर्म्स ऑफ इशू ऑफ SDI में प्रोवाइड फॉर क्लीन अप कॉल ऑप्शन। क्लीन अप कॉल ऑप्शन के लिए आप टर्म्स इशू मतलब टर्म्स में लिख सकते हो कि हम क्लीन अप कॉल ऑप्शन का रखेंगे, या उसके बारे में आप बिल्कुल बात ही मत करिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंस चार्ज इन एक्सेस ऑफ अलाउेबल एक्सपेंस शैल बी बॉर्न बाय द ट्रस्टी। अब हर एक ट्रस्ट का ना एक रूल रहता है कि हमारा इतना ही एक्सपेंस जाना चाहिए इस साल का, या इतने % एक्सपेंस जाना चाहिए। अगर उसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वो ट्रस्टी बॉर्न करेंगे, वो कंपनी के ऊपर रिइंबर्स नहीं होगा या कंपनी बॉर्न नहीं करेगी। बेसिकली कंपनी से मेरा मतलब है SPDI बॉर्न नहीं करेगी। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्लिगेशन टू रिडीम SDI। क्या आप SDI रिडीम करने का SPDE का क्या ऑब्लिगेशन है, कि उसे कब रिडीम करना है या क्या? वो इन्होंने बहुत ही बेसिक पॉइंट लिखे हुए हैं इसमें, तो ध्यान से देखना बस। कह रहा है ट्रस्टी या SPDE को इंश्योर करना है कि हम टाइमली पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट का, एंड रिडम्पशन भी टाइम से करेंगे। ठीक है। टाइमली मतलब भैया आपने जो भी आपका एग्रीमेंट हुआ होगा उसके अंदर आपने लिखा होगा, या जो आपने ऑफर डॉक्यूमेंट दिया होगा उसके अंदर आपने लिखा होगा कि हम क्वार्टरली इंटरेस्ट पे करेंगे, हाफ ईयरली करेंगे, एनुअली करेंगे, सेमी एनुअली करेंगे, जो भी होगा आपका। ठीक है। रिडम्पशन हम 3 साल में करेंगे, 5 साल में करेंगे, 2 साल में करेंगे, व्हाटएवर। सेकंड पॉइंट, ट्रस्टी को इंश्योर करना है कि सर्विसर, ये आपने वर्ड पहली बार सुना अभी आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, वो अडॉप्ट करेगा प्रूडेंट मेजर्स टू रिकवर ड्यूज फ्रॉम ऑब्लाइजर्स। सर्विसर कौन होगा अभी हम देखते हैं। ऑब्लाइजर कौन थे? ऑब्लाइजर था वो बैंक। तो सर्विसर को प्रूडेंट मेजर रखने हैं कि वो ऑब्लाइजर से ड्यूज को रिकवर कर पाए। ठीक है। सॉरी, ऑब्लाइजर बैंक नहीं था, आई एम रियली सॉरी, ऑब्लाइजर बैंक नहीं था। ऑब्लाइजर थे वो इंडिविजुअल्स जिन्होंने स्टार्टिंग में लोन लिया था, जिनके वो मेन मॉर्टगेज हैं। ठीक है। बैंक का नाम ओरिजिनेटर था, ऑब्लाइजर नहीं था, मैं कंफ्यूज हो गया था, आई एम सॉरी। एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ मैच्योरिटी और पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन या पॉसिबिलिटी ऑफ शॉर्टनिंग, अगर इन दोनों में से कुछ भी है ऑब्वियसली होगा। पॉसिबिलिटी है तो बताओ, नहीं है तो बताओ। और एक्सपेक्टेड पीरियड क्या मैच्योरिटी का, वो तो आपको पहले से बताना पड़ेगा। वो कह रहे हैं ये आपको ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है। सर्विसेज या सर्विसेज लिखा हुआ मैंने गलत, सर्विसर कौन होगा, क्या काम होगा, हमने पहली बार वर्ड सुना है, इतने अंदर आ गए हैं चैप्टर के, तो अब क्या है देखते हैं। कह रहा है सर्विसर, कह रहा है SPDE में अपॉइंट ओरिजिनेटर या कोई अदर पर्सन एज सर्विसर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। क्या कंडीशंस है? कह रहा है ट्रस्टी को इंश्योर करना है कि सर्विसर जो है प्रॉपर अकाउंट ऑफ एक्टिविटी मेंटेन करेगा जो भी उसको डेलीगेट की गई है। ठीक है। मतलब ऑनेस्टली काम करेगा, पूरा काम करके देगा, मतलब प्रॉपर काम करेगा। ठीक है, वो सब। ट्रस्टी को इंश्योर करना है कि सर्विसर के पास एडिक्वेट ऑपरेशनल सिस्टम है एंड रिसोर्सेज है टू एडमिनिस्टर करेगा वो एसेट पूल। यानी कि ट्रस्टी की ये ड्यूटी है कि उसे एक अच्छा सर्विसर अपॉइंट करना है। अब वो सर्विसर को अच्छे से ध्यान भी देना है और उसके पास इतना ऑपरेशनल सिस्टम होना चाहिए कि वो एसेट पूल को मैनेज कर सके, एडमिनिस्टर कर सके। ठीक है। मैनेज तो नहीं कर, एडमिनिस्टर कर सके, ध्यान रख सके।
सर्विसर मे बी अपॉइंटेड बाय एसपीडी टू डू ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग। किस किस काम के लिए अपॉइंट होता है हम वो देख लेते हैं हम। सबसे पहला मैनेज करेगा वो इंसिडेंटल मैटर्स को। किस चीज़ से? ऊपर वाले दोनों पॉइंट से, पहले वो पढ़ लेते हैं फिर। कह रहा वो कोऑर्डिनेट करेगा विद ऑब्लाइजर्स, ठीक है, मैनेज करेगा एसेट पूल को और कलेक्ट करेगा उनसे पैसा। ऑब्लाइजर्स कौन थे? जिन्होंने स्टार्टिंग में लोन लिया था। सेकंड काम वो जो करेगा वो एडमिनिस्टर करेगा कैश फ्लो को, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा कैश फ्लो का, और री इन्वेस्टमेंट अगर कुछ है तो वो भी बताएगा, ठीक है। और इन दोनों से रिलेटेड इंसिडेंटल मैटर भी करेगा, इंसिडेंटल काम भी करेगा। कह रहा वेयर एसपीडीई अपॉइंट सर्विसर टू बी ऑरिजिनेटर। बेसिकली दे आर सेइंग कि एसपीडीई ने ऑरिजिनेटर को एज अ सर्विसर अपॉइंट कर दिया। नाउ इट शैल अडॉप्ट, लेट मी चेंज द पेन कलर, ओके लेट्स गो। कह रहा उन्होंने उनको फिर इंटरनल प्रोसीजरल डिज़ाइन अडॉप्ट करना पड़ेगा टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वरना तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ईजिली हो सकता है, क्योंकि आपके जो मेन बंदा है उसके पास आपने इतनी ज़्यादा पावर दे दी है, तो अब आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केस में आपको प्रूडेंट मीजर्स अप्रूव करने पड़ेंगे, इंटरनल मीजर्स, ठीक है ना। होल्डिंग ऑफ ओरिजिनेटर, कह रहा मैक्सिमम होल्डिंग क्या होगी ओरिजिनेटर की? 20% ऑफ टोटल इशूड एसडीए। इससे ज़्यादा ओरिजिनेटर एक बार में होल्ड नहीं कर सकता। सेकेंड चीज़ कह रहा है ये जो ओरिजिनेटर वाला पॉइंट है मैक्सिमम, ये एप्लीकेबल होगा ओनली टू पब्लिक या लिस्टेड एसडीए। इसके सिवा प्राइवेट प्लेसमेंट पे अगर एसडीआई इशू करा तो उसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होगा ये मैक्सिमम होल्डिंग वाला पॉइंट। थर्ड चीज़ कब का भी एप्लीकेबल नहीं होगा। कह रहा ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर्ड एज अंडर राइटर या ऑर्गेनाइजेटर ओरिजिनेटर एक्वायर्ड एज अंडर राइटर। ओरिजिनेटर ने एज एन अंडर राइटर एक्वायर कर ली है, तो कह रहा है ऐसे केस में 20 से ऊपर भी लिमिट चल जाएगी, तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, ऐसे केस में बाकी अलग रेगुलेशंस आ जाती हैं, लॉज आ जाते हैं, जो भले शायद ये बोलते हों, मेरे को भी एक्जैक्ट कंफर्म नहीं है, बट जहाँ तक आईसीडीआर और एलओडीआर में भी ये बोला गया, तो यही प्रोविज़न हो सकता है कि भाई इतने टाइम के अंदर आप ये चीज़ को कम कर लेना, भले 6 मंथ्स भले 1 ईयर, है ना। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इन पर्सन्स ऑफ अरेंजमेंट फॉर क्रेडिट एनहेंसमेंट। अगर उन्होंने एज अ अरेंजमेंट लिया है फॉर क्रेडिट एनहेंसमेंट के उसमें, तब भी उनके ऊपर ये रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। नाउ मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, कह रहा है एसपीडी को मेंटेन करने हैं अपने रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग रजिस्टर ऑफ होल्डर्स एंड एसडीआई, और वो सेपरेट होंगे ईच क्लास के लिए। तो एक कितने टाइम के लिए मेंटेन करने हैं? ये उन्हें बेसिकली 8 ईयर्स के लिए मेंटेन करने हैं फ्रॉम रिडम्पशन, और सेबी को बताना है, इंटीमेट करना है कि उन्होंने कहाँ पे रखे हुए हैं रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट इज वाइंडिंग अप ऑफ स्कीम। वाइंडिंग अप कब कब हो जाएगा? कह रहा आपने एसडीआई फुली रिडीम कर लिया है तो वाइंडिंग अप कर लो, आपके पास एसडीआई नहीं है। अपॉन लीगल मैच्योरिटी एज स्टेटेड इन टर्म्स, हाउएवर इफ एनी डेट रिसीवेबल लेफ्ट आउटस्टैंडिंग द ट्रस्टी शैल डिस्ट्रीब्यूट द सेम इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम। अगर आपकी कोई लीगल मैच्योरिटी आपने रखी थी अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में कि हम 10 साल के बाद अपना रिडीम कर देंगे, या अपना 10 साल के बाद हम वाइंड अप कर लेंगे, 10 साल पूरे हो चुके हैं, अब आपका वाइंड अप का टाइम आ चुका है, लेकिन अभी आपके पास कुछ रिसीवेबल बचे हैं, तो कह रहा है ऐसे केस में ट्रस्टीज़ की ड्यूटी है कि वो उस रिसीवेबल को क्लेम करें किसी भी तरीके से और वो बांट दें लोगों के अंदर। थर्ड चीज़, अगर इन्वेस्टर ने एसआर पास करके बोल दिया ट्रिब्यूनल को कि माई बाप हमें तो आप बंद करो, तो बंद करना पड़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिक ऑफर ऑफ एसडीआई। पब्लिक ऑफर में क्या है? कह रहा ऑफर टू पब्लिक इफ़, एक तो जो सब्सक्राइब कर रहे हैं वो अदर देन दोज हैं जिनके पास ऑफ़र आया था, मतलब वो भी हो सकते हैं। बेसिकली व्हाट दे मीन इज़ कि अगर आपने ऑफ़र आपको किया था लेकिन अप्लाई मैं भी कर पा रहा हूँ और सब्सक्राइब मैं भी कर पा रहा हूँ, तब जाके पब्लिक ऑफ़र माना जाएगा। सेकेंड चीज़, अगर आपने एक साल में 50 या उससे ज़्यादा लोगों को ऑफ़र कर दिया तो वो पब्लिक ऑफ़र माना जाएगा। नाउ सबमिशन एंड फाइलिंग ऑफ फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट, ये देखते हैं क्या है, ये मस्त है। सबसे पहले एसपीडी जो है उसको ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट देना है सेबी को, और ये 15 दिन पहले देना है ओपनिंग से, साथ में कुछ फ़ीस होती है वो भी जाएगी। अब इसमें ऐसा होता है कि भाई फॉर्म के साथ पहले आपको कुछ मिनिमम फ़ीस देनी होती है और अगले 7 दिन के अंदर अंदर बाकी फ़ीस देनी होती है। यहाँ पे मैंने फ़ीस लिखा हुआ है कि आपको साथ में फ़ीस देनी है, इतना ज़्यादा आपके लिए वो रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि हमें कहीं बताया नहीं कि फॉर्म क्या है, फ़ीस कितनी देनी है, हर एक क्लास ऑफ सिक्योरिटी के लिए अलग होगा वो चीज़, तो आपको बस ध्यान रखना है कि फ़ीस जाती है बस, ठीक है। सेकंड, सेबी अगर कोई चेंजेस होगा उस ऑफर डॉक्यूमेंट में, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में, तो आपको बता देगा सेबी पे 15 दिन का टाइम है।
थर्ड पॉइंट, डीओडी के पास जैसे ही ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट आ जाएगा, वो चेंजेस करके अगर भेजना चाहे तो स्टॉक एक्सचेंज को भेजेगी, लेकिन विद चेंजेस, अगर सेबी ने बोले हैं तो। फोर्थ पॉइंट, हाँ फोर्थ पॉइंट कह रहा है सेबी और स्टॉक एक्सचेंज को आप ऑफर डॉक्यूमेंट दोगे अब विद चेंजेस सब कुछ, और यहाँ पे अगर आप बोलना चाहो तो पब्लिक को भी ऑफर डॉक्यूमेंट दोगे विद चेंजेस एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज अरेंजमेंट फॉर डीमैट। इसमें क्या है, कह रहा प्रायर टू सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट एसपीडी एग्रीमेंट करेगी डिपॉजिटरी के साथ कि हम डीमैट में आना चाहते हैं। ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट देने से पहले ही आपको एग्रीमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एसपीडी ऑप्शन देगी इन्वेस्टर्स को कि भले आप सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट डीमैट फॉर्म में रख लो या फिजिकल फॉर्म में रख लो। नेक्स्ट, क्रेडिट रेटिंग आपको मैंडेटरी है लेना, मिनिमम 2 लेनी है और जितनी ली है वो सारी डिस्क्लोज करनी है। ऑफर पीरियड मैक्सिमम 30 दिन का होगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर नहीं आता है तो आपको रिफंड करना पड़ेगा, इसमें बस ये लिखा है। प्रोहिबिशन ऑन मिस स्टेटमेंट, अगर आपने कोई भी मिस स्टेटमेंट दी है या आपने ओमिट कर दिया है मटेरियल फैक्ट तो वो मिस स्टेटमेंट की तरह ही ट्रीट होगा और आप पे पेनल्टी लगेगी। ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर कुछ भी होता है तो आपको रिफ़ंड करना पड़ेगा, आप कहीं पर भी रख नहीं सकते हो। कंपनीज एक्ट वगैरह और जो नॉर्मल कंपनी होती है उनके लिए बोला जाता है 1% तक रख सकते हो ओवर सब्सक्रिप्शन। जो रीट और INVIT होती हैं उनके लिए 25% तक यहाँ पे लिमिट देखी है, बट यहाँ पे उन्होंने बोला है कि भाई आपके लिए 0% लिमिट है, अगर 1 रुपया भी ऊपर आया आपको वापस करना पड़ेगा। अलॉटमेंट, अगर तो देखो आप डीमैट में कर रहे हो तो 5 दिन के अंदर दे दो आप उनको शेयर सर्टिफिकेट क्लोजर से, लेकिन अगर आप फिजिकल अलॉटमेंट कर रहे हो तो आपके पास टाइम होता है 8 दिन का। क्लोजर से 8 दिन के अंदर आप उनके सर्टिफिकेट डिस्पैच कर दो, ठीक है। कह रहा है अगर इफ़ डिलेड एसपीडी या ट्रस्टी जो भी होंगे उनको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट एट द रेट 15% पर है। और यहाँ पे ट्रस्टी में अगर बोला कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है तो डायरेक्टर जो भी होंगे ना उस ट्रस्टी के वो सब लायबल हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफंड। कह रहा है इन 8 डेज ऑफ क्लोजर आपको रिफंड करना है वरना इंटरेस्ट लग जाएगा 15% का, वो सारी बात है। राइट ऑफ इन्वेस्टर्स क्या है, राइट ऑफ इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं, देखते हैं। सबसे पहला जो इन्वेस्टर का राइट है, ट्रस्ट डीड इशूड बाय एसपीडी डिस्क्लोज करेगी इन्वेस्टर्स होल्डिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द अंडरलाइंग डेट, ठीक है। या रिसीवेबल वो उनको डिस्क्लोज करना है, ये उनका राइट है। एसपीडी फेल टू रिडीम इन्वेस्टमेंट होल्डिंग 10% इन नॉमिनल वैल्यू मे कॉल मीटिंग ऑफ इन्वेस्टर्स। अगर कोई एसपीडी है और कंपनी जो है एसपीडीआई जो है वो उनकी मीटिंग नहीं बुला पा रही है उनके रिडम्पशन के टाइम के पीरियड आने के बाद भी 1 साल से ऊपर हो गया है, तो कह रहे हैं ऐसे में जिनके 10% होल्डिंग है वो या उससे ज़्यादा लोग वाले एसपीडी की मीटिंग को कंडक्ट करा सकते हैं, बुला सकते हैं रिक्विजिशन। नाउ नेक्स्ट, कॉल ट्रस्टी एंड एसपीडी टू वाइंड अप स्कीम्स एंड डिस्ट्रीब्यूट रियलाइजेशन, ठीक है। ट्रस्टी को रिमूव भी कर सकते हो आप और अपॉइंट कर सकते हो नए ट्रस्टी को। ऊपर वाली जो मीटिंग हुई है जिसमें आपने एसआर पास कर लिया उसमें आप क्या काम कर सकते हो ये वो बताया था। कह रहा है एसपीडी जो है वो रीजनेबल स्टेप लेगी जो भी ऊपर रेजोल्यूशन पास हुआ उसके लिए, उसके रिगार्ड में, मतलब उस रेजोल्यूशन को फेल ना होना दिया जाए, इससे रिलेटेड वो स्टेप्स जो भी होंगे नेसेसरी वो लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट्स, टर्म्स शैल नॉट एडवर्सली वेरी विदाउट कंसेंट ऑफ इन्वेस्टर्स, और अगर इन्वेस्टर्स का कंसेंट लेना भी है तो 21 दिन का नोटिस जाएगा बाय पोस्टल बैलेट। आप नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज लिस्टिंग ऑफ एसडीआई। कह रहा मैंडेटरी लिस्टिंग है अगर आपने पब्लिक को ऑफर करा तो। कह रहा है एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग, कह रहा है स्टॉक एक्सचेंज को दोगे विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, ऑब्वियसली फीस भी है। लिस्टिंग एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करोगे आप एक एग्रीमेंट विद स्टॉक एक्सचेंज टू लिस्ट एसडीआई। मिनिमम पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या है मिनिमम देखते हैं। पब्लिक ऑफर के केस में मिनिमम पब्लिक ऑफर है
तो आपको SPD/ट्रस्टी उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को। ये मेंटेन करेंगे ईच सच वाज ऑफर्ड टू पब्लिक थ्रू एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, ठीक है। और उनका क्या है प्राइवेट प्लेसमेंट वालों का, कह रहा है SPD ने फाइल करा RSC लिस्टिंग पर्कुलर के साथ, प्लस एप्लीकेशन दी, जो भी फीस थी वो दी, फॉर इन्वेस्टर टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन। इसके बाद आता है कंटिन्यूस लिस्टिंग कंडीशंस। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। SPD को इन्फॉर्मेशन देनी है, RSC को इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या कोई और इन्फॉर्मेशन। ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑन RSC एज स्पेसिफाइड बाय सेबी, वैसे करना है। इशुएंस एंड लिस्टिंग ऑफ SR, एवरीवन इशूइंग इन कंप्लायंस विद रूल्स एंड गाइडलाइंस एज पर RBI, ठीक है। बी इशूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट, SDI जो है वो प्राइवेट प्लेसमेंट भी हो सकती है, पब्लिक हो नहीं सकती। कह रहे तभी अलाउड है जब आपकी होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा हो, वरना। कंडीशंस क्या है फॉर इशुएंस ऑफ SR, वो भी हमें देखनी है। सबसे पहला कि प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे होना चाहिए इशू। सेकंड चीज़, जो SR है वो कंप्लायंस करेगा हर एक एप्लीकेबल लॉ का। थर्ड चीज़, ऑफर मैक्सिमम 200 को करोगे आप फाइनेंशियल ईयर में। फोर्थ पॉइंट, SR प्रपोज टू बी लिस्टेड R एंड डीमैट फॉर्म, जो भी लिस्ट हो रहे हैं वो डीमैट फॉर्म में होंगे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, डिस्क्लोज़र, जो भी आप डिस्क्लोज़ करोगे प्रोविज़न वो सेबी रेगुलेशन के हिसाब से होगा। मिनिमम अलॉटमेंट QIB को जो होगा वो 10 लाख का होगा। SR जो भी वो वैल्यूड होंगे प्रायर टू लिस्टिंग, और वो 3 महीने से ज़्यादा की पुरानी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट वैल्यूर होगा, आपको रेटिंग लेनी पड़ेगी, 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और जो भी अनडिस्क्लोज होगा वो भी आपको डिस्क्लोज़ करना है, सॉरी अनएक्सेप्टेबल भी आपको डिस्क्लोज़ करनी है। ऑफ़र डॉक्यूमेंट जो भी होगा आपका, उसके अंदर आप लिस्टिंग ऑफ SR के बारे में डिस्क्लोज़ करोगे और वो वेबसाइट पे भी डालोगे स्टॉक एक्सचेंज की। कह रहा कोई फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट नहीं रखोगे और सारे मटेरियल फैक्ट को इंक्लूड करोगे। नेक्स्ट इज ट्रेडिंग ऑफ SR। ट्रेडिंग ऑफ SR में क्या है, कह रहा लिस्टेड SR टू बी ट्रेडेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड सेटल्ड एज स्पेसिफाइड बाय सेबी, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ रहा है भाई कि हम ट्रेडिंग जो है वो सेबी के हिसाब से करेंगे, सेटलमेंट और ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पे ही होगा। ट्रेडिंग लॉट हमारा 10 लाख से कम का नहीं हो सकता है। SR ट्रेडेड ओवर द काउंटर, वो भी आपको रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा। अब इन्होंने लास्ट में बस ये बोला हुआ है कि स्ट्रीमलाइन करने के लिए प्रोसेस को क्या कर रखा है। तो कह रहा है कि लिस्टिंग का जो टाइम है वो 12 से कम करके 6 दिन कर दिया है। 12 वर्किंग डेज से कम करके 6 दिन कर दिया। यहाँ पे चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा ईमेल आईडी है, आप जो भी चाहे मेरे को उस तरीके से रीच कर सकते हैं। थैंक यू। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार।